हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने करा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई AS1 क्या बोलता है कि सभी कंपनीज को डिस्क्लोज करनी है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एट वन प्लेस डिस्क्लोज करके चलनी है। कभी भी कोई चेंज आएगा अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर तो उसका इम्पैक्ट बताना है, क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट बताना है कि भाई साहब चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट आया। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है वो प्रिंसिपल और मेथड जो आपने लगाए हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त, वो मतलब होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का। और एक अकाउंटिंग एस्टिमेट भी हमने समझा था। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं कि कुछ आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिनको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते तो आप उनको एस्टिमेट करते हो, जैसे प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट का पार्ट है। हमने समझा था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, अगर ये फॉलो नहीं हो रही है तो आपको डिस्क्लोजर देना है, अदरवाइज आपको डिस्क्लोजर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा क्रक्स था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अपनी कॉपीज पे ये हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालने से पहले एक छोटी सी बात, 2-3 पेजेस जो हैं वो छोड़ के डालना हेडिंग, उन पेजेस पे अपना इंडेक्स बनाना। इंडेक्स से क्या होता है, आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी कि आपको पता होगा किस पेज नंबर पे क्या है। इसलिए हमने ना अपनी किताबों में डिटेल इंडेक्स बना रखा है। उससे क्या होता है कि अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जाना है तो आपको पता है ये किस पेज नंबर पे है, आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आपको पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको पता है वो किस पेज नंबर पे मिलेगा, आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बैंक और नोट्स दोनों के अंदर आपको मिलेगा। आप अपनी कॉपी के अंदर भी पेज नंबर डालिए, तो जब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, हम ना बहुत सारे क्वेश्चन क्लासेस के अंदर करेंगे, तो उस पर वो पेज नंबर डाल देना। उससे क्या होगा कि जब कल को प्रैक्टिस करोगे तो हेल्प मिलेगी कि भाई ये क्वेश्चन मैंने कहाँ कर रखा है बुक के कॉपी के पेज नंबर पे, तो आपको सीधा सॉल्यूशन देखने में हेल्प मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा आसान हो जाएगा, टाइम वेस्टेज, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा इससे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। दो चीजें आती है, मैं कुछ एग्जांपल्स बना के लाया हूं। मैं ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा आप लोगों की एक्सेस के लिए, आप अभी भी नोट कर सकते हो, बाद में भी नोट कर सकते हो, एज योर विश। तो सबसे पहले दो पार्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के, एक आता है कंटिंजेंसी और एक आता है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। हम पहले करेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, देन उसके बाद जंप करेंगे कंटिंजेंसी के ऊपर। मैं एक बार वॉइस चेक कर दूं बस। हाँ जी, ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है? देखो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो अप्रैल से लेके मार्च तक की। एक बच्चा पूछ रहा सर बड़े बड़े स्टैंडर्ड कब कराओगे? देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हैवी जो है टॉपिक्स नहीं उठाना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स आप मेरे साथ कर लो ताकि आपको मेरी और मेरे को आपकी आदत पड़ जाए कि भाई मैं किस तरीके का पढ़ाता हूँ, किस तरीके से डिलीवरी जाएगी, ताकि आप थोड़े यूज टू हो जाओ, ताकि जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जंप करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो पहले छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद हम एक बड़े बड़े टॉपिक्स पर जंप कर जाएंगे। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसके अंदर आप काम करते हो। 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाते हो, इस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल देते हैं, मैंने AS1 में भी बताया था आपको, इसको बनाते वक्त कुछ चीजें, कुछ इवेंट, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड के दौरान कुछ इवेंट ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिनको जिनका हमें अल्टीमेट आउटकम अभी क्लियर नहीं हो रहा होता। हमें डर लग रहा होता है, हमें संभावनाएं दिख रही होती हैं कि भाई साहब कुछ ये होगा या ये होगा, वो होगा या ये होगा, लेकिन हमें कंक्रीटली पता, सुनिश्चित हिंदी में बोलूं तो कंक्रीटली पता तब चलता है जब हमारे पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। 31 मार्च तक हमारे पास जितनी भी ज्ञान होता है उससे हम डिसीजन नहीं ले पाते या सुनिश्चित नहीं हो पाते कि वो ठीक है, उससे हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, अब आपके पास क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस केस में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा।
तो आप क्या करते हो, आप शेयर होल्डर्स लीगल टीम से पूछते हो कि भाई साहब तुम्हें क्या लगता है, तो वो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट बताते हैं कि शायद 1 लाख रुपए देना पड़ जाए क्योंकि उन्हें भी तो नहीं पता, अभी कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, जैसे थोड़ा वक्त बीता कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर में जितना अमाउंट है उतना देना पड़ेगा। तो यही जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट है इनके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 मेरा डील करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई यहां पर आपके पास भले ही ज्ञान नहीं था, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बीता आपके पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। आप उन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो और अपने इस ज्ञान की जो यहां पर मिसिंग था उसको कंप्लीट करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं। AS4 क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साहब इस पीरियड में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो क्योंकि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा वक्त जब चलेगा तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो और अपनी यहाँ की इंफॉर्मेशन को पूरा करके अपनी जो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें कंप्लीट कर लो। ठीक, अब वो कहता है भाई कब तक वेट करें, तो कहता है कि जब बैलेंस शीट बनती है उसके बाद बैलेंस शीट अप्रूव होने जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। वो कहता है बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल डेट तक का जो पीरियड है इसको वो बोलता है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। वो इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुए हैं, इनके साथ डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। यदि अप्रूवल के बाद कोई इवेंट घटित हो रहा है तो वो स्कोप में नहीं आएगा, तो वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के, अगर इवेंट बाद में घटित हो रहा है अप्रूवल डेट के। तो AS4 क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साहब आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वक्त को बीतने दो। मार्च आ गया है, मार्च के बाद भी बीतने दो, कोई बात नहीं, और इंफॉर्मेशन मिलेगी फिर इसको ठीक करेंगे। भाई मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा था, मेरे कस्टमर के यहाँ पे आग लग गई, फायर लग गई, और मुझे डाउट हो रहा था कि अब वो पैसे नहीं देगा, मुझे डाउट था, अभी अभी निष्कर्षता नहीं पहुंची थी कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, मुझे डाउट था कि वो पैसे देगा या नहीं देगा। यहाँ पर आके वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी ने क्या बोला, इंसॉल्वेंसी ने मेरे कान में आके बोला, इंफॉर्मेशन दी, मैं मसाला डाल के बोल रहा हूँ, कान में आके बोला कि देखो जिस चीज पे तुम्हें डाउट था मैंने उसको थप्पा मार के सुनिश्चित कर दिया कि भाई साहब अब पैसे नहीं आएंगे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। उसने थप्पा मार के सुनिश्चित कर दिया ना, मेरे को डाउट हो रहा था, मैं टेंशन में था कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ सुनिश्चित हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पैसा नहीं आएगा, गम है, पी लो इस चीज को कि भाई क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जिस चीज पे डाउट था अब वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन क्या थी कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऐसे इवेंट्स के साथ डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। यहाँ पर होने वाले इवेंट्स क्या कहते हैं, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसके बाद होने वाले इवेंट क्या कहते हैं, वो these events are not event occurring after balance sheet date, hence out of scope of accounting standard 4। मैंने आपको AS1 में भी बताया था कि हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, हम कोई एडवांस अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, वो कहने की बातें हैं, सब्जेक्ट का नाम है, हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि चीजों को बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाया जाए ताकि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर बन सके। मैं आपको अभी एग्जांपल्स कराऊंगा और सभी एग्जांपल हम कॉमन सेंस से समझेंगे कि ट्रू एंड फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बात सही है और ट्रू एंड फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बात गलत है। और आप कहोगे कि हाँ यार ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, कोई रट्टा नहीं मारना कि ये इवेंट पहले होगा, वो इवेंट बाद में होगा, वो एडजस्टिंग होगा, वो नॉन एडजस्टिंग होगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। सिंपल प्योर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो फील आएगी हमें अंदर से कि हाँ भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, उसी को फॉलो करेंगे और उसी को डिस्कस भी करेंगे। बट आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर आप मेरे दिए गए ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है वो अलग आ रही है, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे लिखना, उसको मिस मत करना। ये मत सोचना कि ये बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, नहीं, अगर आपको वो फील नहीं आ रहा जो मैं दिलवाना चाह रहा हूँ तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखना, हम डिस्कस करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि वो फील आना जरूरी है। अगर वो नहीं आया तो आपने रट्टा मार लिया, और जहां आपने रट्टा मार लिया वहां हो गया काम खराब। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला कि सर बोर्ड अप्रूवल की डेट का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई दैट डेट शुड बी टेकन, थोड़ा इस पे ज्ञान डाल दो। तो समझो,
होता क्या है, 31 मार्च को जब आप आते हो तो रात को 12 बजे आप बैलेंस शीट टटाक से नहीं बना देते। जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना तो आप देखोगे, आप लोगों को, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगे, फाइनेंस हेड होगे, नीचे लोग काम कर रहे होंगे छोटे मोटे, आप उनको बोलोगे भाई ये एंट्री डाल दो, प्रोविजन की एंट्री डाल दो, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, रेंट का खर्चा नहीं डाला, उसका खर्चा नहीं डाला, फिर आप देखोगे आपका ट्रायल क्या आ रहा है, खर्चा कितना आ रहा है, फिर आप उनसे ठीक कराओगे। तो ये चीजें होते होते वक्त लगता है। ठीक है, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट थोड़ा समय लेती है, फिर वो बनती है। बनने के बाद वो ऑडिटर के द्वारा मेमोरेंडमली अप्रूव हो जाती है कि हाँ ऑडिटर भी एग्री कर रहा है इन अमाउंट से जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। फिर उसको बोर्ड अप्रूवल कर देता है। वंस बोर्ड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद सीधा वो कहां जाती है, वो एजीएम में जाती है, शेयर होल्डर के पास। सर एजीएम की डेट क्यों नहीं ली? क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी नहीं चलाते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो शेयर होल्डर को बताते हैं कि जो तुमने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी थोपी थी, उसका परिणाम ये रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना कमाया, इतना गवाया, जो कहते हो कर दो, निकालना है निकाल दो, प्रमोशन देना है प्रमोशन दे दो। तो बोर्ड की अप्रूवल, अल्टीमेटली ऑनरशिप किसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? मैनेजमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड की अप्रूवल जब होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना चेंज नहीं आ सकता। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल मानी जाती है, क्योंकि अब ये ऑडिटर, अब ये शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी कि हे शेयर होल्डर, तुम्हारे पैसों को जला के खाक कर दिया, देख लो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल ली जाती है AS4 के अंदर के भाई यहां पर, क्योंकि अब तक अप्रूव नहीं हुआ तो चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है तो एडजस्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है। इसलिए ये वाला पीरियड लिया गया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये मेरा ईयर है अप्रैल 24 से, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, हाँ अब ठीक है। अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025 तक ये मेरा ईयर है। 30 जून को एक घटना घटित हुई, आग लग गई। क्या लग गई? फायर, आग लग गई। 30 जून को आग लग गई। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे को यहाँ पे संभव, मैं इंतजार कर रहा था 31 मार्च को कब आग लगेगी? क्या मैं और ऑडिटर गेम खेल रहे थे, आग लगेगी या नहीं लगेगी, आग लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जस्ट एक इवेंट अकर हुआ और आग लग गई। तो क्या ये आग मेरे कान में बुदबुदा रही है? मैं मसाला डाल रहा हूँ, क्या ये कान मेरे आग में बुदबुदा रही है और कह रही है कि देखो तुम्हें कंफ्यूजन थी, आग लगेगी या नहीं लगेगी? मैं कह रहा हूँ मेरे को थी नहीं, मेरे को कोई कंफ्यूजन थी नहीं, मैं ये सोच भी नहीं रहा था कि आग लगे। मैं तो कह रहा था भगवान ऐसा कुछ भी ना हो, और आग लग गई। तो ये क्या है? ये है एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, मैं एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग बता दूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि इन इवेंट्स को आप दो कैटेगरी में बांटोगे, एक एडजस्टिंग इवेंट और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? वो कहता है कि एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जो यहां पर इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं, कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती थी। अभी मैं वर्ड, इजी वर्ड यूज कर रहा हूं, धीरे धीरे हम टेक्निकल वर्ड पे भी आएंगे। तो वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो इंफॉर्मेशन आपके कान में बुदबुदाती है कि भाई साहब यहां पर आपको कंफ्यूजन थी, आप डिलेमा में थे। वो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दे तो हम कहते हैं उसको इसी साल एडजस्ट कर लो, उसे क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट। और अगर वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, उसे बोल करके चलते हैं। ठीक, तो भाई ये आग जो लगी, क्या इसने कोई यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करी? मैंने जैसा कि आपको समझाया कि भाई मैं इंतजार थोड़ा ना कर रहा था कि आग लगे, तो देयरफॉर ऐसी कोई बात हुई नहीं कि मैं इंतजार कर रहा था कि आग लगे। तो ये आग लगना क्या हो गया? ये आग लगना नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। क्या इस आग से, अगर इस आग से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो क्या मैं ये मानूं कि ये 3 लाख रुपए का नुकसान यही हो गया था? आप खुद सोचो, क्या आपको लग रहा है कि इस आग से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ? मैं ट्रू एंड फेयर की फील दे रहा हूं आपको कि भाई साहब आप यहाँ का इस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, यहाँ पे आग लगी जिससे 3 लाख का नुकसान हो गया। क्या आपको ये मानना ठीक लग रहा है कि नुकसान यहाँ पर इस साल हुआ था? सभी बच्चे कह रहे हैं नो। वेरी गुड, हमें नहीं लग रहा। भाई नुकसान यहाँ कैसे हो सकता है जब आग यहाँ लगी है? तो ठीक, तो आग क्या हो गई? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। वाई? फायर डज नॉट गिव एनी एविडेंस दैट कंडीशन ऑफ फायर एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नुकसान यहाँ पे हुआ नहीं। ये टेक्निकल वर्ड है कि भाई साहब एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन की, जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड्स आएंगे कि एडजस्टिंग इवेंट कोई एविडेंस नहीं दे रहा कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एट बैलेंस शीट डेट। अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ये मेरा फिर से अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक का फाइनेंशियल ईयर है। मैं आराम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, तभी एक डेटर है राम।
राम पे भी मैंने 10%, ये 10% मैं नॉर्मली बनाता हूँ, सभी पे बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे, तो मैं 10% नॉर्मली सब पे प्रोविजन बनाता हूँ। मैंने 10,000 का भी प्रोविजन बना रखा है। लेकिन राम के यहाँ पे आग लग गई, राम के वेयर हाउस में आग लग गई। मैं रात को 31 मार्च को घर जाके आराम से सोया हुआ था, तुरंत मेरे ऑडिटर का कॉल आया कि तुमने आज की खबर पढ़ी। 31 मार्च के भी 12 नहीं बजे थे। मैंने कहा क्या खबर पढ़नी है? तो उन्होंने कहा जल्दी खोलो, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ो, राम के वेयर हाउस में आग लग गई। मैंने कहा अरे बाप रे, राम से तो पैसे लेने 1,00,000 रुपए। कह रहे हाँ, राम के वेयर हाउस में आग लग गई, भीषण आग लग गई, सब जल के तहस नहस हो गया, राम की सारी इन्वेंट्री जल गई। पता नहीं राम सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। मेरी उसी टाइम नींद उड़ गई। मैंने कहा बाप रे बाप, 1,00,000 रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं एक गुलाब का रोज ले आया और मैं पत्ती तोड़ रहा हूँ, 1,00,000 रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं। वहां ऑडिटर भी यही कर रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन आ गई ना, क्या राम सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब ये कौन बताएगा कि राम सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा? ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन बताएगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा पता चलेगा कितना माल जला, कितना माल नहीं जला, राम के ऊपर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कर पाएगा या नहीं। तो उसी तरीके से थोड़ा सा वक्त बीता और राम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया कि राम नहीं कर पाया, राम उस आग के अंदर से बाहर नहीं आ पाया और राम का सारा माल जल के तहस नहस हो गया। मुझे जरा एक बात बताओ सोच के, ये इंसॉल्वेंसी का जो इवेंट हुआ वो मेरे कान में बुदबुदा रहा है कि देखो तुम्हें कंफ्यूजन थी इस 1,00,000 पे कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैंने क्लियर कर दी कि नहीं मिलेंगे, मैंने क्लियर कर दी कि नहीं मिलेंगे। देयरफॉर मैं एक एडजस्टिंग इवेंट बन गया। मैं क्या बन गया? मैं एक एडजस्टिंग इवेंट बन गया। सर ट्रू एंड फेयर व्यू वाले पॉइंट से भी बताओ। हाँ जी, जब यहां पे आग लगी, आपके और मैं, मेरे और ऑडिटर के मन में डर आ गया। मेरे और ऑडिटर के मन में क्या डर आ गया? डूब गया पैसा, गया पैसा गया। तो यानी कि वो खर्चा इस पीरियड का था। वो खर्चा किस पीरियड का हुआ? क्योंकि आग 31 मार्च को लगी ना, मैंने कहा ना 12 नहीं बजे थे, आग 31 मार्च को लगी, तो वो खर्चा इस पीरियड का था। अगर आप कह दो कि भाई साहब बैड डेट तो मेरे यहां हो गए थे, बैड डेट तो मेरे यहां हो गए थे, खर्चा इस पीरियड का हो गया था, तो आपको नहीं लग रहा पिक्चर गलत दिखेगी? खर्चा एक्चुअली में इस पीरियड में हो चुका था क्योंकि आग लग चुकी थी, बट आपने कहा कि वो इंसॉल्वेंट यहां डिक्लेयर हुआ, हेंस मेरा पैसा यहां पे डूबा, तो खर्चा भी यहां का हुआ। तो खर्चा इस पीरियड का नहीं हुआ ना मेरे दोस्त, खर्चा तो इस पीरियड का हुआ। तो आपको खर्चा कहां लेकर आना पड़ेगा? यहां लेकर आना पड़ेगा, ताकि प्रॉफिट की सही पिक्चर दिख सके। तो मैंने आपको दोनों फील दी, मैंने आपको ट्रू एंड फेयर भी दी और मैंने आपको डेफिनेशन वाली फील भी दी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको उस फील के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। किसी को कोई भी परेशानी आए, कोई पॉइंट रिपीट कराना हो तो तुरंत रिपीट और लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे जाने मत देना। क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? तो भाई एडजस्टिंग इवेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी गिव एविडेंस दैट कंडीशन फॉर द बैड डेट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। अगला केस, सेम केस है, मैं आराम से सोया हुआ था, राम से 1,00,000 रुपए लेने थे, माना था कि 10% पैसा डूब जाएगा, तो 10,000 रुपए का पैसा जो है प्रोविजन। एक बच्चा पूछ रहा है पुराने क्वेश्चन में कि प्रोविजन कितने का बनेगा? वेरी गुड, प्रोविजन बनेगा 90,000 रुपए का, क्योंकि बेटा 10,000 रुपए का आप ऑलरेडी बना चुके हो ना, तो ये 10,000 रुपए का नहीं बनेगा, अब 90,000 का और बनेगा, फिर टोटल 1,00,000 का हो जाएगा, फिर टोटल 1,00,000 का हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ जी। यहां पर मैं 10,000 रुपए का 10% प्रोविजन नॉर्मली बनाता था, मैंने बनाया हुआ है। मैं आराम से सोया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। समय बीता, 1 अब 2 3 4 अप्रैल 5 अप्रैल हुई, 6 अप्रैल को राम के वेयर हाउस में आग लग गई। 6 अप्रैल को आग लग गई। मुझे जरा बताओ मेरी नींद कब उड़ी? मेरी नींद उड़ी होगी 6 अप्रैल को। क्या 31 मार्च को मैं चैन की नींद सो रहा था? हाँ जी, आप 31 मार्च को चैन की नींद सो रहे थे। क्या कोई कंफ्यूजन थी कि राम पैसे नहीं देगा? नहीं, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ऑडिटर भी नहीं बोल रहा था कि राम पैसे नहीं देगा। यहां पे आके राम इंसॉल्वेंट हो गया। मुझे जरा बताओ मेरा पैसा कब डूबा? मेरा पैसा इस पीरियड में डूबा है, 25-26 के अंदर मेरा पैसा डूबा है। तो खर्चा भी कहां आना चाहिए? 25-26 में। देयरफॉर ये इवेंट क्या हो गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। सर दूसरी डेफिनेशन वाली फील से भी समझाओ। हाँ जी समझो, ये इंसॉल्वेंसी का इवेंट मेरे कान में बुदबुदा रहा है। क्या बुदबुदा रहा है? कि मैंने तुम्हें कंडीशन दी,
मैं तुम्हें कंडीशन दी कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो कंफ्यूजन थी, मैंने कहा कौन सी कंफ्यूजन, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, आग बाद में लगी। वो कह रहा अरे हाँ आग तो बाद में लगी है, तो कंफ्यूजन कहाँ की दूर हुई, कंफ्यूजन यहाँ की दूर हुई, यहाँ पे थी ही नहीं। हेंस ये क्या बन गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। क्या बन गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो, वेरी कोई नहीं, रिपीट कर लेते हैं। ऐसे समझो भाई, आप इस साल का खर्चा बुक करोगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इस साल का खर्चा इसी साल दिखाओगे, इस साल का खर्चा इसी साल दिखाओगे। इस क्वेश्चन में राम तंदुरुस्त घूम रहा था, राम का वेयर हाउस में माल भरपूर पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमें यकीन था वो दे देगा। 10,000 रुपए का तो प्रोविजन बस इन जनरल पकड़ा हुआ था कि चलो कुछ हो जाए तो, फ्यूचर के खर्चे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पकड़ा हुआ था। फिर आग लग गई, अप्रैल में आग लग गई। अप्रैल में जब आग लगी तो मेरी नींदें उड़ गई। मेरी नींदें बताओ कब उड़ी, 24-25 में उड़ी या 25-26 में? सर 25-26 में उड़ी। तो खर्चा कब का हुआ, 25-26 का हुआ, ना कि 24-25 का। तो देयरफॉर ये क्या बन गया, नॉन एडजस्टिंग। सर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग में दिक्कत हो रही है, तो सुनो, नॉन एडजस्टिंग का मतलब है कि इस इवेंट का कुछ भी इंपैक्ट इस साल में नहीं आएगा, ये मतलब है नॉन एडजस्टिंग का। एडजस्टिंग का मतलब है इस इवेंट का इंपैक्ट इस साल में आएगा, ये मतलब है एडजस्टिंग का। अगर मैं एडजस्टिंग बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपके पुरान जिस साल की आप काम कर रहे हो उस साल में इंपैक्ट आएगा। अगर मैं नॉन एडजस्टिंग बोल रहा हूं तो उसका मतलब है इस साल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, इस साल पे जिस साल में इवेंट हुआ है उस पे आएगा, 25-26 में। एग्जाम्पल नंबर 4, तो भाई साहब मैंने गाड़ी प्लान करी, ये आपका पीरियड है अप्रैल 24 से मार्च 25। मैंने कहा चलो ऑल्टो K10 लेते हैं। मैंने जनवरी में गाड़ी को प्लान करा, फरवरी के अंदर मैंने उसकी बुकिंग अमाउंट पे कर दिया, मार्च के अंदर लोन प्रोसेस हुआ, बैलेंस पेमेंट कर दी और डिलीवरी दे दी। बस आरसी मेरे पास नहीं आई थी, आरसी मेरे पास आई, यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट फिर यहाँ पे अप्रूव हो गई। ऑडिटर मुझसे कह रहा है कि क्योंकि आरसी आपके नाम पे नहीं है तो हम गाड़ी आपके नाम पे नहीं मानेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में, वैसे जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, आरसी की डेट आफ्टर मार्च ही आई है, आरसी की डेट आफ्टर मार्च ही आई है। तो वो कह रहा है कि भाई आपके पास टाइटल जो है वो बाद में आया है। मुझे जरा बताओ कॉमन सेंस लगा के, सब कुछ हो गया था, खाली आरसी नहीं आई, सब कुछ हो गया था, हर एक चीज गाड़ी से रिलेटेड हो गई थी, मैं गाड़ी ले भी आया, गाड़ी चला भी रहा हूँ, घुमा भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मस्त चल रही है, एकदम गजब की एवरेज दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट आरसी लेट आई है, तो क्या इसका मतलब मैंने गाड़ी नहीं खरीदी थी 31 मार्च में? क्या आपको अंदर से क्या फील आ रही है, क्या आपको फील आ रही है कि हाँ हमने गाड़ी नहीं खरीदी थी 31 मार्च में? कॉमन सेंस लगा के सोचो, सब कुछ हो गया भाई, पेमेंट वेमेंट सब कर दी, गाड़ी ले आए, पे केक कटिंग हो गई, गाड़ी की उद्घाटन कर दिया, हर पंडित जी को बुला लिया, पूजा करवा ली, सब कुछ करवा लिया, बट आरसी लेट आई। आरसी जो लेट आई उस पर अलग डेट, एक मार्च के बाद की डेट थी, तो क्या मैंने गाड़ी मार्च में नहीं खरीदी थी? सभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी मार्च में खरीद ली थी। हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि सारे इवेंट्स हो चुके थे, सारे इवेंट्स हो चुके थे कि आप जो आपको गाड़ी का रिस्क एंड रिवॉर्ड, मैं फिर से बोलता हूं, गाड़ी का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करवाते हैं। अगर आज यहाँ गाड़ी पे पत्थर गिर जाए और गाड़ी की छत टूट जाए तो क्या शोरूम वाले वो गाड़ी वापस ले लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे, वो गाड़ी मेरी ही होगी। हेंस 31 मार्च को गाड़ी मेरी थी, क्योंकि रिस्क भी मेरा था, रिवॉर्ड भी मेरा था। कल को ऑल्टो K10 31 मार्च को ली और बंद हो गई। अब ऑल्टो K10 जो है क्या कहते हैं, बड़ी ही यूनिक गाड़ी बन चुकी है, क्योंकि काफी कम यूनिट्स हैं, तो लोगों के लिए हाई डिमांड में हो गई। मैंने 6 लाख की खरीदी थी, आज 22 लाख रुपए की बिक रही है, तो क्या 22 लाख की मैं ही बेचूंगा? शोरूम वाले तो नहीं बेचेंगे, शोरूम वाले तो नहीं कहेंगे कि भाई लाओ बाकी के 16 लाख रुपए हमें दो, नहीं बोल सकते, मैं तो गाड़ी खरीद ली, क्योंकि रिस्क भी मेरा है, टूट गई तो भी मेरी है, बढ़ गई वैल्यू तो भी मेरी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड इन इवेंट्स की वजह से मेरे पास आ चुके थे, देयरफॉर वो गाड़ी मेरी हो चुकी थी। एक आरसी मेरे नाम पे लेट आई, इट डजंट मीन कि वो ट्रांजैक्शन, वो गाड़ी मैंने नहीं खरीदी। हेंस ये आरसी का होने वाला इवेंट एक एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा, और ये बोलेगा कि भाई, और जो ऑडिटर बोल रहा था कि आपके नाम पे आरसी नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है, आप मान के चलो कि गाड़ी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी थी। तो ये मैंने एंट्री कर रखी है। ऑडिटर बोल रहा था कि कैपिटल एडवांस में डालो, जो ये पेमेंट करी है ना, बुकिंग अमाउंट और ये कैपिटल एडवांस में डालो। मैंने कहा लो जी लो, आरसी आ गई। उसने कहा आरसी पे डेट तो आज की डली हुई है। मैंने कहा जी रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मेरे पास आ चुके थे पहले ही, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास आ चुके थे पहले ही।
तो हेंस गाड़ी मेरे पास थी 31 मार्च को, तो मेरी 31 मार्च की बैलेंस शीट में गाड़ी दिखेगी ऑल्टो K10, ना कि कैपिटल एडवांसेस। इसका मतलब ये क्या हो गए, एडजस्टिंग इवेंट हो गए। ठीक है, आरसी गिव एविडेंस दैट कार हैज बीन परचेज इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगला एग्जांपल करते हैं, 24-25 का साल था, बच्चे कह रहे ट्रू एंड फेयर से भी बताओ। भाई देखो, ये जो ट्रू है, आप सोचो, आप खुद सोचो, मैं शेयर होल्डर को बोलूं कि रिस्क भी मेरा है, रिवॉर्ड भी मेरा है, पसीने छूट रहे हैं मेरे कि भाई साहब गाड़ी को कल को कुछ हो ना जाए, और मैं 31 मार्च में बोल रहा हूँ गाड़ी मेरी है ही नहीं। क्या आपको सही लग रहा है? रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा, और मैं 31 मार्च को कह रहा हूँ मेरे पे गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कल को उस पर कुछ नुकसान ना हो जाए, उसकी इंश्योरेंस खराब ना हो जाए, लेकिन मैं बैलेंस शीट में कह रहा हूँ गाड़ी है ही नहीं मेरे पास। तो ये कितना अजीब है। तो दिस इज नॉट ट्रू एंड फेयर, हेंस 31 मार्च को गाड़ी जो है आपकी किताबों में दिख जाएगी। अगला एग्जांपल करते हैं, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, फरवरी में मैंने प्लान करा ऑल्टो K10 लेने का। मैंने सिर्फ प्लान करा, मैंने शोरूम में फोन लगाया, कितने की गाड़ी है? उन्होंने कहा 6 लाख रुपए की गाड़ी है। तो क्या गाड़ी मेरी हो गई? क्या गाड़ी के रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास आ गए? क्या कल को गाड़ी महंगी होगी तो वो मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे कि नहीं आपको तो 6 लाख ही बोला था जी, 6 लाख ही देंगे? ऐसा नहीं होता। रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी शोरूम वालों के पास है। तो खाली प्लान करने से, सपना देखने से रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास नहीं आते। 31 मार्च को प्राइस जो था, मैंने क्या कहते हैं, प्राइस मनी पे करके बुकिंग करा ली। मैंने बुकिंग करा ली गाड़ी की, मैंने बुकिंग करा ली 31 मार्च को, लेकिन मैंने बैलेंस नहीं दिया। गाड़ी की मैंने बुकिंग करा ली, लेकिन मैंने बैलेंस नहीं दिया। मुझे उस शोरूम वाले ने बोला कि भाई साहब यहीं पे पूरा बैलेंस दे दो, अदरवाइज अगले साल दोगे तो आपको हायर प्राइस जो है वो देना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी स्टील के दाम बढ़ जाएंगे, तो हम आपको नया मॉडल ही दे पाएंगे, तो हायर प्राइस आपको देना पड़ जाएगा। मैंने कहा मेरे पे है नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो यानी कि 31 मार्च को मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ था, बस मेरे नाम की बुकिंग हुई थी कि हाँ इन्हें गाड़ी मिलेगी, एक गाड़ी इन्हें मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बुकिंग वैसे नहीं हुई थी कि हाँ यही गाड़ी मिलेगी और इतने की मिलेगी। रिस्क एंड रिवॉर्ड आर नॉट येट ट्रांसफर्ड जब मैंने बुकिंग कराई। फिर मैंने बैलेंस मनी पे करी और मुझे जून के अंदर आरसी मिल गई। तो मुझे जरा बताओ मेरे पे गाड़ी एक्चुअली में कब आई? जब मेरे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड आए। क्या खाली प्लान करने से और बुकिंग अमाउंट देने से मैं अपनी बैलेंस शीट में गाड़ी दिखाने लग जाऊं कि गाड़ी मेरी हो गई? आपको क्या लग रहा है खाली आज मैं 25,000 रुपए 2 लाख रुपए दिया तो मर्सिडीज वालों को बुकिंग करा देता हूँ मर्सिडीज ए क्लास की, और फिर अपनी बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ कि मैं मर्सिडीज का मालिक हूँ, बुकिंग करा रखी है जी भाई ने तुम्हारे ने? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ट्रू एंड फेयर के हिसाब से सोचो भाई साहब, अगर आपने यहाँ पे बैलेंस शीट में इस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर गाड़ी ऑल्टो K10 दिखा दिया जो कि अभी आपकी हुई नहीं, आपने बस बुकिंग कराई है, तो वो गलत हो जाएगा। तो देयरफॉर ये इवेंट जो हुए जहां पे आपने बैलेंस दिया और आरसी आपके पास आई, वो क्या बन गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। क्या बन गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। सर वो बुदबुदाने वाला भी बताओ, मजेदार है। ओके, जब ये आरसी आई तो वो पहले मेरी जेब में आई और कान में आके बोला कि देखो मैं तुम्हारे नाम पे हो गई हूं, यानी कि तुम्हें जो यहाँ पे कंफ्यूजन थी। मैंने कहा कौन सी कंफ्यूजन थी कि गाड़ी मेरी है या नहीं? मैंने कहा मुझे पता था गाड़ी मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने खाली बुकिंग कराई है, कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड टाइटल मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उसने कहा ओ ये तो गलत हो गया। तो जब मैंने बैलेंस मनी पे कर दी तो मुझे था कि अब मुझे ये गाड़ी मिल जाएगी भाई, इतने रुपए की मैंने पेमेंट कर दी है। अगला एग्जाम्पल, अप्रैल 24 के से मार्च 25 के अंदर, मार्च 25 में एक चेक मिला मेरे सेल्स के पर्सन को। मेरे यहाँ शर्टें बिकती हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक मैंने बंदा रख रखा है घनश्याम, जो ये शर्टें जगह जगह जाके बेचता है और कस्टमर्स के साथ डील करता है और उन्हें माल डिलीवर कराता है। कस्टमर उसे ही पेमेंट करते हैं, उसको पेमेंट मिल गई मतलब मुझे पेमेंट मिल गई। अपना जिगरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सालों से काम कर रहा है। मुझे जरा एक बात बताओ, वो सेल्स पर्सन, वो घनश्याम मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब अगर उसे पेमेंट मिल गई तो मतलब मुझे पेमेंट मिल गई, उसे पेमेंट मिल गई तो मतलब मुझे पेमेंट मिल गई। तो जैसे ही उसको चेक मिला मतलब मुझे भी चेक मिल गया। मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं कि मुझे राम से पैसे लेने हैं, बट एक्चुअली में राम कह रहा है कि भाई मैं तो तुम्हारे बंदे को चेक दे चुका हूं, मुझे कोई पैसे नहीं देने। तो ये गलत हो जाएगा। 31 मार्च में अगर मैंने डेटर्स के अंदर राम को दिखा दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राम से अब पैसे नहीं लेने, राम अपना चेक दे चुका है, मेरे बंदे को ही दे चुका है। तो अब वो क्या दिखेगा? वो दिखेगा चेक इन हैंड, क्योंकि अगले साल क्लियर होगा। चेक इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखेगा चेक इन हैंड। तो जो राम ने इसको पैसे दे कैश चेक दे दिया था, तो राम अब मेरा डेटर नहीं रहा। तो अब क्या हुआ? घनश्याम ने चेक लिया और घनश्याम चला गया कसौल। घनश्याम ने किसी को बताया नहीं कि भाई साहब मेरे को चेक मिल गया है।
अप्रैल के अंदर कसौल से घूम घाम के वापस आया, फिर फाइनेंस के बंदे को आके बता रहा है यार ये चेक मिल दिया था राम ने, जरा ये क्लियर करा देना। और फिर वो चेक जो है अप्रैल एंड में बताया और चेक जो है मई स्टार्टिंग के अंदर क्लियर हो गया, हमने अकाउंट में डाल दिया। तो जब मेरे फाइनेंस के बंदे को पता चला कि घनश्याम को पहले ही चेक मिल चुका था राम से, उसने तुरंत मुझे बताया कि सर हमने बैलेंस शीट के अंदर राम को डेटर दिखा रखा है, बट मेरे पास एक चेक है जिसपे डेट है 31 मार्च 2025 की, और वो हमारे पर्सन को रिसीव हो चुका था, तो इसका मतलब हमें भी रिसीव हो चुका था। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है इसका मतलब 31 मार्च को राम पेमेंट कर चुका था। मैंने कहा हाँ। कह रहे फिर हम कैसे दिखा सकते हैं कि राम से पैसा लेना है। मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये वाला इवेंट क्या हो गया, एडजस्टिंग इवेंट हो गया, क्योंकि अब आपको अपनी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बदलना पड़ेगा। अब आप राम को डेटर नहीं दिखाओगे, राम के डेटर को हटा दोगे और कैश चेक इन हैंड को डेबिट करके दिखाओगे कि अब हमारे पास चेक इन हैंड है। तो ये मुझे कब पता चला, ये मुझे अप्रैल में पता चला, जो अप्रूवल से पहले था। अगर ये अप्रूवल के बाद पता चलता तो मैं कहता कुछ भी मत करो, एएस चार्ज नहीं लगता, ऐसी की तैसी। अब अप्रूव हो चुकी है, बैलेंस शीट फाइनल हो चुकी है, अब दोबारा उसे मत खुलवाओ, अब वो जैसी जा चुकी है जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब बैलेंस शीट अप्रूव हो चुकी है। बट क्योंकि अप्रूवल से पहले ही इवेंट हो गया, घनश्याम ने आके बता दिया कि देखो मैंने मेरे को चेक मिल गया था, बट मैं कसोल चला गया था तो तुम्हें दे ना पाया। चेक पे 31 मार्च की डेट भी थी, राम ने चेक दे रखा था। तो हमने कहा कि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारी इस बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू में दिखाने के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने कहा कि साहब डेटर नहीं दिखा सकते, तो इसलिए क्या बन गया, ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन गया। अगला एग्जांपल समझो, 31 मार्च का टाइम चल रहा है, राम ने चेक कब दिया, राम ने चेक दिया अप्रैल के अंदर। ये फिर से कसौल चला गया और अगले महीने आके इसने फाइनेंस को दिया। फाइनेंस वाले ने फिर से मुझे फोन करा, उसने कहा सर चेक आया है, अप्रैल की डेट का चेक आया है, राम ने चेक दे रखा है, और हमने राम को मार्च के अंदर बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड डेटर दिखा रखा है। तो मैंने कहा अगर चेक अप्रैल का है तो मार्च में तो पैसा लेना ही था, क्योंकि चेक तो उसने अप्रैल का दिया है, और हमारे पर्सन को भी कब रिसीव हुआ है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारे पर्सन को कब रिसीव हुआ है, क्योंकि मेरे पर्सन को रिसीव होना मतलब मुझे रिसीव होना, चाहे वो सेल का हो, फैक्ट्री का हो, लेबर हो, कोई भी हो। अगर वो मेरा एम्प्लॉय है तो मतलब मुझे पैसा मिल गया, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो हमारे पर्सन को चेक कब मिला, हमारे पर्सन को तो चेक मिला अप्रैल का। चलो चेक की डेट 31 मार्च कर देते हैं, लेकिन राम ने चेक दिया ही नहीं, राम कुछ कसौल चला गया। राम ने कहा देख लेंगे, राम कह रहा अरे आपको चेक देना था, मैंने काट रखा था। मैं तुरंत कसौल निकल गया घूमने के लिए, गर्मियां पड़ रही थी, तो हमने कहा घूम के आते हैं। तो घनश्याम को उसने चेक ही अप्रैल में दिया, मेरे बंदे को कब चेक मिला, अप्रैल के अंदर मिला। फिर उसने फाइनेंस में दिया, तो फाइनेंस वाले बंदे ने मुझे कॉल करा, कह रहा सर 31 मार्च की डेट है लेकिन चेक हमें अप्रैल में मिला है। तो मैंने कहा इसका मतलब 31 मार्च को राम से पैसा नहीं मिला। उसने कहा हाँ नहीं मिला। मैंने कहा 31 मार्च में राम को क्या दिखा रखा है, उसने कहा डेटर्स दिखा रखा है। मैंने कहा और पैसा भी नहीं मिला था, उन्होंने कहा नहीं मिला था। मैंने कहा मतलब डेटर सही दिखा रखा है, उसने कहा सही दिखा रखा है। मैंने कहा हेंस ये वाला इवेंट क्या हो गया, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, क्योंकि इससे आपकी बैलेंस शीट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप क्लिक कर पा रहे होगे उस फील को, उस चीज को कि कैसे ये एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग बन रहा है। मैं आपको डेफिनेशन से हट के बता रहा हूँ, प्योर कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, ताकि ना आपको रट्टे ना मारने पड़े। ठीक, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत एक बार पिंग कर देना। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 25 हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं हुई थी, एक चोरी पकड़ी गई, 1 लाख रुपए की किसी ने कैश के अंदर चोरी करी थी, वो पकड़ी गई। अब जब ये पकड़ी गई तो उससे मार पिटाई उसके साथ करी, पुलिस वाले ने डंडे वंडे मारे और पूछा भाई तूने कब करी थी चोरी, तो उसने कहा मैंने जनवरी में चोरी करी थी। जब अगले ने बता ही दिया कि उसने जनवरी में चोरी करी थी, तो इसका मतलब इस साल का खर्चा है, क्योंकि इस साल का खर्चा है तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगला खुद कह रहा है जब ये चोरी का इवेंट हुआ तो इसने मेरे कान में आके क्या बुदबुदाया, इसने मेरे कान में आके बुदबुदाया कि मैं तुम्हें एक एविडेंस दे रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ। ऑल तो मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं थी, बट उसने मुझे प्रूफ दे दिया। किस चीज का प्रूफ दे दिया, कि इस साल एक खर्चा हुआ था जो तुम्हें नहीं पता, इस साल एक खर्चा हुआ था जो तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें बुक कर लेना चाहिए। जनवरी के अंदर चोरी हुई थी 1 लाख रुपए की। तो मैंने कहा हाँ, अब अगर ये प्रूफ दे रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि जनवरी से चुराया था, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस साल का प्रॉफिट, ताकि वो ठीक दिख सके। बात कर लेते हैं अब तक की समरी की। हमने लगभग सारे केसेस कर लिए हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। उसके एक बार कॉन्सेप्ट नोट गो थ्रू करने के बाद, तो भाई हमने कहा कि अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक का आपका पीरियड है।
मार्च 25 के बाद जब तक आपकी अप्रूवल डेट नहीं आती, इसको मार्च 25 को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट से अप्रूवल डेट तक जो भी इवेंट घटित होते हैं वो AS4 की परव्यू के अंदर आते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अप्रूवल डेट के बाद कुछ भी घटित होता है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS4, उनमें कुछ भी नहीं करते हम, चाहे वो कुछ भी होता रहे। तो बैलेंस शीट डेट से अप्रूवल डेट तक जो इवेंट घटित होते हैं उनको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसको स्टैंडर्ड दो तरीके से क्लासिफाई करता है, एक एडजस्टिंग इवेंट और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है, वो इवेंट जो एविडेंस देते हैं कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे। यही लैंग्वेज में आपको लिखा रहा था। आओ जरा मैं आपको डेफिनेशन से भी समझाता हूं। जैसे ही थेफ्ट हुआ लाख रुपए का, तो इस थेफ्ट ने आपको एक एविडेंस दे दिया कि साहब चोरी जनवरी में एग्जिस्ट करती थी, यानी कि मार्च के अंदर एग्जिस्ट करती थी। जैसे ही फाइनेंस का ये सेल्स पर्सन को चेक मिला और फाइनेंस में आके पता चला, या फिर ये वाला इवेंट ले लो, इसने आपको कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि पैसे मार्च में आ चुके थे, हेंस नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जैसे ही फाइनेंस में पता चला कि चेक मिल चुका था, इसने आपको एविडेंस दिया कि मार्च में पैसे आ चुके थे, हेंस एडजस्टिंग इवेंट। जैसे ही आपके पास बैलेंस बुकिंग और RCI, आपको पता चला कि भाई साहब अभी तक मेरे पास कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं था। वैसे तो आपको मार्च में क्लियर हो गया था, लेकिन इन इवेंट से और भी ज्यादा पक्का हो गया कि भाई साहब आपको यहां पर कोई भी आपके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं था। इस RC ने इसको सुनिश्चित कर दिया, इस पे थप्पा लगा दिया, इसको और कंक्रीट कर दिया कि गाड़ी तो आपकी ही थी, हेंस एन एडजस्टिंग इवेंट। जब यहां पर आग लगी तो इस आग ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया कि खर्चा यहां पे होना चाहिए था, हेंस नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इस इंसॉल्वेंसी ने ये एविडेंस दे दिया कि राम से पैसे यहीं पे डूब चुके थे, हेंस एन एडजस्टिंग इवेंट। तो मैंने आपको डेफिनेशन से भी समझाया, मैंने आपको फील से भी समझाया, और रट्टे वाला भी जुगाड़ मेरे पास है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा कोई हरकत ना करें, ये आपके करियर के लिए ग्रहण है। ठीक, तो एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, वो इवेंट जो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट के ऊपर, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, एडजस्टमेंट विद ऑन असेट एंड लायबिलिटी, जैसे अभी हमने करा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इनके अलावा जो भी बच गया वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। इनको आपको डिस्क्लोज करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, कोई भी इवेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हो रहा है, बट वो नॉन एडजस्टिंग है या एडजस्टिंग है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसने गोइंग कंसर्न को पेल दिया, मतलब अब उस आग लग गई, प्लांट जल गए, फैक्ट्रियां जल गई, सब जल के खाक हो गया, और अब ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया। तो जैसे ही गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया, तो वो क्या बन जाता है, वो एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। तो ये मैंने आपको समरी बना दी। कोई बच्चा कह रहा है नोट्स आप दे दोगे, हाँ नोट्स में अपलोड कर दूंगा PDF, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आप साथ के साथ उतारना चाहो तो आप उतार भी सकते हो। ऑल तो मैं उतार के लाया था तो आपको टाइम नहीं मिला होगा, तो मैं आपको PDF अरेंज करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जरा नोट्स भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के। Event occurring after balance sheet date are those significant event, favorable भी और unfavorable भी, जो अकर हुए हैं between the balance sheet date and the date on which financial statement are approved by the board of director। तो बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल डेट, उनके बीच वाले इवेंट क्या है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये दो तरीके के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, जो एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, जो अभी हमने समझा भी, और इनमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एसेट एंड लायबिलिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल इंसॉल्वेंट हुए रिपोर्टिंग डेट पे, लेकिन अनेबल टू पे होम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज क्रिएटेड, हाउएवर इफ इंसॉल्वेंसी इज अकर्ड ड्यू टू एनी इवेंट फायर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। हमने इसका एग्जांपल भी करा था। नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जो इंडिकेटिव होते हैं कि कंडीशन बाद में अराइज हुई है। इस अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद क्या है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं, एविडेंसेस नहीं, इंडिकेशन देते हैं कि कंडीशन बैलेंस शीट के बाद ही अराइज हुई है। जैसे आग लगना बैलेंस शीट डेट के बाद, तो इसका मतलब है कि आग की कंडीशन बाद में ही अराइज हुई, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे आग नहीं लगने वाली थी। ठीक,
कोई भी इवेंट अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन गोइंग कंसर्न को फेल दे तो वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है और आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर बदलाव करने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स कराया, मैंने उसकी समरी भी नोट में बना रखी है आपकी रेफरेंस के लिए। आप इसको रट्टे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करता। भाई अगर आपने बिजनेस टेक ओवर करा, एक नॉन रजिस्टिंग इवेंट है। कोई आपने डिसकंटिन्यू का प्लान रचा ऑपरेशंस में, वो एक नॉन रजिस्टिंग इवेंट है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि आग रिपोर्टिंग पीरियड के बाद लगी है, नॉन रजिस्टिंग पीरियड है। अनाउंसिंग और कमेंसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर रिकंस्ट्रक्शन, ये एक नॉन रजिस्टिंग इवेंट है। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन, भाई शेयर आपने इशू करने हैं, आपने अप्रैल के अंदर शेयर इशू करे, इसका मतलब थोड़ा ना मार्च में इशू करने वाले थे, चाहे आप प्लान ही क्यों ना कर रहे हो। आप समझो ट्रू एंड फेयर, अगर आपने अप्रैल में शेयर इशू करे तो मैं थोड़ा ना बोल दूंगा कि आप मार्च में प्लान कर रहे थे, सपना दे रहे थे कि शेयर इशू करेंगे तो हेंस शेयर इशू मार्च में होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो वो क्या बन जाता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। वो सभी कंडीशन देखो, मैंने इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, चेक इशूड, ये सब लिख रखा है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चंस के थ्रू क्या एडजस्टिंग है और क्या नॉन एडजस्टिंग है। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक मतलब यहीं पर हूं, आपको कोई क्वेरी है तो बताओ, मैं अभी चैट की तरफ ही देख रहा हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कोई क्वेरी नहीं है, समझ आ रहा है? फिर दो ही केस होते हैं जब कोई क्वेरी ना हो, या तो क्लैरिटी या फिर खत्म, सब खत्म। बताओ जी आपका कौन सा केस है? कह रहे हैं क्लैरिटी वाला ही केस है हमारा, तो चलो फिर बढ़िया है। तो आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1। In X company limited, theft of cash of 5 lakh by a cashier in January 2001 was detected only in May 2001। तो भाई चोरी हुई थी जनवरी के अंदर, वो बता ही रहे, तो हेंस एन एडजस्टिंग इवेंट। अर्थक्वेक आ गया, डिस्ट्रॉयड मेजर वेयरहाउस ऑफ एको लिमिटेड ऑन 20th मई, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 मार्च 2002। अकाउंट्स अप्रूव हुए थे 30 जून को और 20 मई को अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक फायर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे कि भाई साहब घाटा तो पिछले साल ही हो गया था। मैं फोटो बना देता हूं, यहां पे आया अर्थक्वेक, यहां पे हुई अप्रूवल, तो ये अर्थक्वेक ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि खर्चा इस ईयर में हो चुका था, तो देयरफॉर ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। कंपनी हैज फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट अ डेटर, जिससे 15 लाख रुपए लेने हैं और 31 मार्च 2001। द चांस ऑफ रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड एज पर द लीगल ओपिनियन बाय द काउंसिल। अच्छा ये भाई पेंडिंग करना पड़ेगा, ये कंटिजेंसी का पार्ट है, ये जब कंटिजेंसी कराऊंगा तो बताऊंगा। In preparing financial statement of R Limited for year 31 मार्च 2001, you came across following information। कंपनी ने इन्वेस्ट करे 100 लाख अप्रैल के अंदर बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट नेगोशिएशन चल रही थी। मुझे जरा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि क्या दाम लोगे, और यहाँ पे आके मैंने शेयर्स खरीद लिए, तो मैं क्या बोलूं कि मैंने शेयर यहीं खरीद लिए थे? क्या आपको सही लग रहा है ये कि शेयर्स मैंने यहाँ खरीदे और मैं लोगों को बता रहा हूँ मैंने यहीं खरीद लिए थे क्योंकि मैंने फोन करके नेगोशिएट कर लिया था? नहीं। A limited company closes accounting year 30 जून and account that for the period were considered and approved by the board on 20 अगस्त को अप्रूवल हुई है। कंपनी जो है इंगेज है इन लेइंग पाइपलाइन फॉर ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ व्हाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन सितंबर। भाई साहब कहानी खत्म, आपका ईयर था ये, 20 अगस्त को आपका अप्रूवल हो गया और सितंबर में कहानी हुई है। तो ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट ही नहीं है, ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट ही नहीं है, तो ये तो एएस 4 से ही बाहर हो गया। तो दिस इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बट अगर सवाल में ऐसा आ जाए कि भाई साहब पता यहाँ पे चला है, तो आंसर क्या होगा, तो पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि भाई हमने ऑयल कंपनी है, पाइपलाइन बिछाते हैं, बोरिंग वर्क कर रहे थे सितंबर के अंदर, जिससे रॉकी सरफेस मिला और लगता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी 80 लाख रुपए की। मुझे जरा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको लगा कि 80 लाख रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, क्या आपका मन गवाही दे रहा है कि वो कॉस्ट यहाँ पर होनी चाहिए थी? नहीं दे रहा ना, तो हेंस ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। While preparing the final account for the year ended on 31 March 2001, a company made a provision for doubtful debt 5%। In the week of February, trade receivable of 2 lakh suffered heavy loss due to earthquake। तो भाई साहब फरवरी के अंदर जैसे ही अर्थक्वेक आया तो उस बंदे को डर लग गया कि 2 लाख रुपए डूब जाएंगे और लॉस रिकवर नहीं होगा। अप्रैल के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन आई कि वो बैंकरप्ट हो गया, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। Y Limited has booked debt and a doubt of recovery
इसको कर दो पेंडिंग, जब मैं आपको करवाऊंगा कंटिजेंसी तो डिस्कस करेंगे। ए लिमिटेड ने बिल्डिंग बेची है 50 लाख रुपीस की बी लिमिटेड को, और पोजेशन भी दे दिया बी लिमिटेड को। बुक वैल्यू है 30 लाख की। 31 मार्च के अंदर डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज बची है। मुझे जरा एक बात बताओ, पोजेशन अगर दे दिया तो यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड बी लिमिटेड के पास आ गए। तो अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड बी लिमिटेड के पास आ गए, हाँ अभी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं हुई है, लेकिन अगर पोजीशन अगर आ गया तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी चले गए। कोई भी नहीं देता ऐसी पोजीशन। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर चले गए तो हेंस इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। कुछ फॉर्मेलिटीज ही बाकी हैं, जैसे कि आरसी आने की फॉर्मेलिटीज। तो आपको द बिल्डिंग शुड बी डी रिकॉग्नाइज। ड्यूरिंग द ईयर 1-2 राज लिमिटेड को एक कॉम्पिटिटर ने इशू करा 15 लाख फॉर इंफ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। हमने लीगल काउंसिल की एडवाइस ली और राज लिमिटेड ने प्रोवाइड कर लिया 10 लाख रुपए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मार्च 2002 के अंदर। 18 मई को कोर्ट का ऑर्डर आया और राज लिमिटेड को 14 लाख रुपए देने पड़ गए। तो ये कोर्ट का ऑर्डर देखो जी, ये आपके फाइनेंशियल अकाउंट थे, आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए का प्रोविजन बना रखा है, यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया और आपको 14 लाख रुपए देने पड़ गए। तो ये कोर्ट का ऑर्डर आपको चीख चीख के कह रहा है कि जो यहाँ पे कंफ्यूजन थी 10 लाख की, वो उसका एक्यूरेट अमाउंट 14 लाख होना चाहिए था। हेंस खर्चा इस साल का 14 लाख होना चाहिए था। देयरफॉर आपको 4 लाख का एडिशनल प्रोविजन बना करके चलना पड़ेगा। एबीसी लिमिटेड कुड नॉट रिकवर 10 लाख फ्रॉम अ डेटर, वो डेटर से रिकवर नहीं कर पाए, जो कि अब एक ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। द अकाउंट ऑफ द कंपनी फाइनलाइज हुए 31 मार्च को और प्रोविजन बना दिया 20%। द डेटर बैंकरप्ट हो गया अप्रैल में, तो वो वैसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में था, तो हेंस इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। उन्होंने एक एग्रीमेंट में एंटर करा कि वो बेचेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट 10 लाख टू अनदर कंपनी फॉर 15 लाख। अच्छा, एक्स वाई ने एग्रीमेंट करा है। एग्रीमेंट टू सेल कंक्लूड हो गया 28 फरवरी को। जैसे ये कंक्लूड हो गया, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड जो थे वो ट्रांसफर हो गए। सेल डीड बस बाद में रजिस्टर्ड हुई है मई में, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड फरवरी में ट्रांसफर हो चुके थे। देयरफॉर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एसेट एंड लायबिलिटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इन एक्स कंपनी लिमिटेड कैश की चोरी हुई 5 लाख रुपए की जनवरी में, जो डिटेक्ट हुई मई के अंदर। ये अभी हमने करा था, तो ये क्या एडजस्टिंग इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अ मेजर वेयरहाउस ऑफ एको ऑन 20 मई, और 20 मई को अर्थक्वेक वाला भी क्वेश्चन करा था भाई। 20 मई को अर्थक्वेक जो है कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देता, तो हेंस ये क्या है, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। कंपनी फॉलो करती है अप्रैल टू मार्च एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। कंपनी रिकॉग्नाइज करती है चेक जो 31 मार्च और उससे पहले के थे रिसीव फ्रॉम कस्टमर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डेबिटिंग चेक इन हैंड, और क्रेडिट कर देती है डेटर को। तो वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई साहब 31 मार्च से पहले के जो भी डेटेड वाले चेक होते हैं हम उनको चेक इन हैंड मान लेते हैं, चाहे वो कभी भी रिसीव हुआ हो। तो अगर मान लो ये आपका इस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है, इस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है, लेकिन चेक की डेट 31 मार्च है, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको चेक इन हैंड दिखाते हैं क्योंकि चेक की डेट 31 मार्च है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि आपको कब चेक रिसीव हुआ है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये गलत कर रहे हैं। तो ऑल चेक इन हैंड जो है वो प्रेजेंट करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बताओ क्या जो चेक बियरिंग 31 मार्च बिफोर बट रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्या वो एक एडजस्टिंग इवेंट है? द आंसर इज नो, वो एक एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। मैंने आपको लॉजिक बताया कि भाई बैलेंस शीट डेट पे तो डेटर्स थे ही ना, तो हेंस आपको डेटर्स दिखाने चाहिए फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 29 तक जो मिसिंग है उन्हें हटा दो ऑब्वियसली। सब कुछ, चाहे एएस पढ़ लो, इंड एएस पढ़ लो, आईगैप पढ़ लो, आईएफआरएस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है ट्रू एंड फेयर व्यू। जो नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं वो भी इसीलिए आ रहे हैं कि बैलेंस शीट को और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए और ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे अचीव करा जाए। जो पुराने स्टैंडर्ड के अंदर अमेंडमेंट्स होती हैं वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू को कैसे अचीव करा जाए। ट्रू एंड फेयर व्यू समझ लिया तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं, यानी पूरी अकाउंटेंसी में यही कॉन्सेप्ट है। While preparing its final account for the year ended 31 मार्च 2010, कंपनी ने प्रोविजन बनाया 4 लाख रुपए का। इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2010 डेटर जो थे 3 लाख रुपए के सफर्ड हैवी लॉस, ये आप कर दोगे, अर्थक्वेक वाला है क्वेश्चन है। अप्रैल के अंदर वो बैंकरप्ट हो गए, तो यानी कि एडजस्टिंग इवेंट है। कैशियर जो था 6 लाख रुपए लेके भाग गया मार्च 2012 के, और पता कब चला? अप्रैल के अंदर। तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया? एडजस्टिंग इवेंट बन गया। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड नहीं हुई थी। नील लिमिटेड के पास एक कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में और उसने सेल करता है प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट को ऑल ओवर इंडिया। 31 मार्च 2013 में कंपनी ने रिकॉग्नाइज करा रिसिप्ट ऑफ चेक
जो बियर करता है 31 मार्च 2013 और बिफोर एज चेक इन हैंड। कब रिसीव करा है? 31 मार्च 2013 को ही रिसीव करा है। तो चेक इन हैंड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल चेक आर प्रेजेंटेड टू बैंक अप्रैल के अंदर और रियलाइज भी हो गए सेम मंथ के अंदर। आपको रीजन के साथ बताना है क्या एडजस्टिंग है और क्या नहीं है। पहला, चेक कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सनल ऑफ द कंपनी ऑन और बिफोर 31 मार्च, यानी कि हमारे बंदे ने चेक कलेक्ट मार्च से पहले कर लिया था, तो हेंस ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। चेक सेंड बाय द स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2013, तो यहाँ पे उसने कुरियर के थ्रू मार्च में भेजा होगा तो बाद में ही मिला होगा। अगर बाद में मिला होगा तो वो क्या हो गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या हो गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो चेक कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सनल में वो कहता है कि वो क्या बन जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। और चेक स्टॉक के थ्रू में अगर कुरियर के थ्रू भेजा है तो वो क्या बन जाएगा? शुड नॉट बी एडजस्टेड, इट नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। Said with the reason how the following event would be dealt with in the final statement of Pradeep Limited for the year. Agreement to sell land for 30 lakh to another company enter करा मार्च के अंदर। वैल्यू ऑफ लैंड थी 20 लाख की। सेल डीड कब रजिस्टर्ड हुई? 15 अप्रैल को। लेकिन जब आपने एग्रीमेंट कंक्लूड कर दिया, एंटर कर दिया एग्रीमेंट टू सेल, तो इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने ट्रांसफर कर दिए। देयरफॉर ये क्या बन गया? ये आपके लिए एडजस्टिंग इवेंट बन गया। तो देयरफॉर द एडजस्टमेंट टू एसेट ऑफ द लैंड इज नेसेसरी। Negotiation with another company for acquisition of its business was started on 2nd of February को negotiation start हुआ और 40 लाख रुपए 12 अप्रैल को लगाए। नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने पैसे लगा दिए, तो ये क्या बन गया? एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। तो यहां पे आप पढ़ देना आंसर के अंदर नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। ठीक है सर, आंसर कैसे लिखना है? हाँ बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जरा आंसर भी बता दो। आपको लिखना है ऐसे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। पेपर में आपको सेम ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। फिर लिखना रेलेवेंट प्रोविजन। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, याद हो तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 4, इवेंट्स occurred after balance sheet date but before approval of accounts of financial statement are considered as event occurring after balance sheet date. These events are classified as these events are classified as adjusting event, adjusting event or non-adjusting events. Non-adjusting events. Adjusting events are those which provide, अब यहां पे यही लैंग्वेज लिखनी है, which provide evidence of the conditions that existed at balance sheet date, existed at balance sheet date. These events are adjusted in financial statement of the reporting period.
फिर लिखना है फैक्ट ऑफ द केस, खुला खुला लिखना है एकदम, 2 लाइनें छोड़ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंस्टीट्यूट को पैसे दिए हैं शीट के, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस, तो फैक्ट ऑफ द केस क्या है, कंपनी हैज ओनली negotiated, company has only negotiated the investment on, जो भी डेट है वो लिख देना, मैं चलो लिख देता हूं, on 2nd of February, however actual investment are made on 15th of April 2013. This event ऐसे डालना, अगली हेडिंग एक्सप्लेनेशन, purchase of investment after balance sheet date does not provide any evidence that investment were held on बैलेंस शीट डेट। मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली, मेयर नेगोशिएशन does not give rights over investment. Conclusion, therefore the event is non-adjusting event. Company should disclose such event in बोर्ड रिपोर्ट। कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इसको डिस्क्लोज करना मांगता है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AS 4 के हिसाब से आपको फॉलोइंग इवेंट बताने हैं। अ मेजर फायर हैज डैमेज द फैक्ट्री ऑन 5 अप्रैल, तो भाई आग ही 5 अप्रैल को लगी है, तो ये क्या हो गया, नॉन रजिस्टिंग इवेंट। A suit against the company advertisement was filed by a party on 10th April, 10 days after the year end, जिसमें उसने 20 लाख रुपए मांगे हैं। तो भाई साहब ये सूट क्या 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था। दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपको लगता है कि खर्चा जो था वो पिछले साल, मतलब इस आपके रिपोर्टिंग पीरियड में बुक होना चाहिए जब उसने क्लेम ही सूट ही आपको 10 दिन बाद फाइल करा है? नहीं जी, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कंपनी ने सेंड करा प्रपोजल टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 30 लाख इन मार्च, द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 20 लाख, और डीड जो रजिस्टर्ड हुई है, कब रजिस्टर्ड हुई है, 15 अप्रैल को। तो खाली प्रपोजल सेंड कर देने से कुछ नहीं होता, ये भी क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। द टर्म एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैव बीन डिसाइडेड बाय मार्च एंड, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्स कब अरेंज हुए हैं, अप्रैल में, और अमाउंट कब इन्वेस्ट करा है, 40 लाख में। यहाँ पे देखो, आपने धंधा खरीदा है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपने उसी टाइम डिसाइड कर लिया। आप बैठे चेयर पे चाय कॉफी पी और उसके साथ बात करा कि भाई ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, ऐसे लूंगा, इसकी वैल्यू इतनी, उसकी वैल्यू इतनी, और एक एग्रीमेंट के तहत आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा और आप मुझे ये एसेट दोगे, इनकी ये वैल्यू है, उनकी ये वैल्यू है, ये मैं लूंगा, ये मैं नहीं लूंगा, वो सब आपने डिसाइड कर लिया। इसका मतलब आप पे ऑब्लिगेशन आ चुकी थी क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आपकी डिसाइड हो चुकी थी। तो देयरफॉर ये क्या है, एक एडजस्टिंग इवेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है यहाँ पर
वो क्या बन जाएगी, एक एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि आपने अपनी ऑब्लिगेशन को है पूरा कर दिया। एक बच्चा पूछ रहा है फिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था नेगोशिएशन वाले केस में? यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा था, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गई हैं, वहां पे नेगोशिएशन चल रहा था। अगर वो ये बोलता कि अभी नेगोशिएशन चल रहा है और कंपनी बात कर रही है कि ये एसेट की ये वैल्यू लगाओ, वो एसेट की ये वैल्यू लगाओ, तो इसका मतलब अभी कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आया कि हाँ भाई इतना अमाउंट देना है। टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होने का मतलब है कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि हाँ भाई इतना अमाउंट देना है, देयरफॉर वो क्या बन जाता है, एक एडजस्टिंग इवेंट। कैश की चोरी होगी 2 लाख रुपए बाय कैशियर ऑन 31 मार्च बट डिटेक्टेड द नेक्स्ट डे। तो भाई उसने बता दिया कि 31 मार्च को चोरी करी है, हेंस क्या बन गया, ये बन गया एक एडजस्टिंग इवेंट। आफ्टर द फाइनेंशियल, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है भाई आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ये क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि वो कह रहा है आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड। तो देखो नॉन 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 एडजस्टिंग और नॉन 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 एडजस्टिंग और नॉन, ठीक है जी। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 कंपनी ने प्रोविजन बनाया 5% का। लास्ट वीक ऑफ फरवरी में 20 लाख हैवी लॉस, ये आप कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी ने अप्रूव करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के, 30 अप्रैल 2018 को। 15 अप्रैल को फायर हो गई फैक्ट्री के अंदर और ऑफिस प्रीमाइसेस जल गया, काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड था। इसका मतलब क्या होता है, क्या है इसका मतलब है, गोइंग कंसर्न के लिए बोल रहा है वो, तो आपको गोइंग कंसर्न की बात लिखकर आनी है। एक बात गांठ बांध लो कि अगर अर्थक्वेक आए, आग लगे आपकी कंपनी के अंदर और वो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ना दे कि हम सेफ हैं, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह की, तो आप गोइंग कंसर्न वाली लाइन लिख कर आओगे, ये कसम खा लो कि गोइंग कंसर्न वाली लाइन आप लिख कर आओगे। तो यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब वो गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है, तो आप वो की बात यहाँ पर लिख कर आओगे। ठीक, तो आपको ये लिखना है कि भाई वैसे तो फायर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, लेकिन अगर इससे गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया तो ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। देखो, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको लिक्विडिटी बेसिस पे बनाना पड़ेगा, देयरफॉर वो एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे जो आंसर गिवन है जरूरी नहीं है आपको वैसे ही लिखने हैं। मैंने भी आपको एज इट इज ऐसा नहीं लिखवाया, क्योंकि द पॉइंट ये नहीं होता कि आप ऐसी अंग्रेजी मगअप करके वहां पे लिखाओ, वो कोई भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा कोर्स है। आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है और उस कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। अब अपनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिखाओगे, अपनी लैंग्वेज का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, गोइंग कंसर्न की बात अगर चल रही है तो आप ये लिखकर अगर आओगे तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखकर आए, इट डजंट सीम लाइक ए कंपनी विल रन इन फ्यूचर, तो वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो ये, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अब तक आपने नहीं समझा जो इंडस्ट्री यूज कर रही है फाइनेंस की वर्ल्ड के अंदर, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपको पूरी एज इट इज लैंग्वेज लिखनी होती है, बट यस टेक्निकल टर्म यू शुड नो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्निकल टर्म्स का यूज करूँ ताकि वो आपकी जहन में बैठ जाए। तो आप ये नहीं लिख कर आ सकते द कंपनी विल नॉट रन इन फ्यूचर, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ये लिख कर आओगे द गोइंग कंसर्न अजम्पशन डज नॉट लुक एप्रोप्रिएट, तो मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The Board of Directors of New Graphics Limited in its board meeting held on 18th of April 2017 considered and approved the audited financial statement result with auditor report of financial year ended 31 मार्च 2017 and recommend a dividend। डिविडेंड वाला पार्ट करेंगे बाद में, इसको डाल दो पेंडिंग में। है छोटा सा, लेकिन मैं पहले इवेंट वाला पार्ट कराना चाहता हूँ। While preparing final account on 31 मार्च 2017 कंपनी ने प्रोविजन बनाया 5% का। लास्ट वीक ऑफ फरवरी में 20 लाख के डेटर को हैवी लॉस हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है, ऑलरेडी 20 बार कर चुके हैं। मेजर फायर हुई, अच्छा यहाँ पे मेजर फायर हुई जिससे डैमेज होगी एसेट 5 अप्रैल को, 5 डे आफ्टर द ईयर एंड, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हाउएवर द एसेट आर फुली इंश्योर्ड, तो इससे गोइंग कंसर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टाइजमेंट फाइल ऑन द पार्टी ऑन 10th अप्रैल 10 डेज आफ्टर द ईयर एंड, तो इसका मतलब है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये भी हम कर चुके हैं। ये प्रोविजन वाला क्वेश्चन है, ये भी आप कर चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी लिमिटेड क्लोज करती है अपनी बुक्स 31 मार्च को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडेड 31 मार्च, अप्रूव कब हुआ है 30 जून को। कुछ इवेंट घटित हुए हैं वो बताना चाहते हैं। 50 स्टिचिंग मशीन थी 5500 रुपए के हिसाब से 31 मार्च 2020 में, और 31 मार्च 2020 कंपनी को एक्सपेक्ट करता था हैवी डिक्लाइन इन द डिमांड इन नेक्स्ट ईयर, तो इन्वेंट्री को उन्होंने वैल्यू कर दिया एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये वाली जो बात लिखी हुई है ना, इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर,
ये अभी शायद आपको अजीब लग रही हो, लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो नॉर्मल है। आप जैसी वैल्यू इन्वेंटरी वैल्यू पढ़ोगे आप खुद ही बोल जाओगे कि ये होना चाहिए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 ड्यू टू फॉल इन द डिमांड, प्राइसेस जो थे ड्रास्टिकली गिर गए और कंपनी ने 5 मशीनें 4000 की बेची हैं। जो ये 4000 की मशीनें बेची हैं, ये एविडेंस दे रही हैं किस चीज का, कि एनआरवी गिर गई है। जो डर आपको लग रहा था डिमांड का मार्च के अंदर कि एनआरवी गिर जाएगी, वो ये एविडेंस 4000 रुपए की बिकाऊ जो बिक रही है मशीन, वो ये एविडेंस दे रही है कि हाँ साहब डिमांड आपकी गिर चुकी है, मशीन की वैल्यू आपकी गिर चुकी है। अब मशीनें 5500 की नहीं बिक रही, अब मशीनें कितने की बिक रही हैं, 4000 की बिक रही हैं। तो हेंस 4000 क्या हो गया, एनआरवी हो गया फॉर 31 मार्च 2020। एनआरवी कितना हो गया, 4000 रुपए। हेंस ये क्या बन गया, एक एडजस्टिंग इवेंट बन गया। फायर हुई फैक्ट्री के अंदर 15 अप्रैल को, कंपनी ने एस्टिमेट करा लॉस 25 लाख का, 75% रिकवर करा जाएंगे। फायर एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। कंपनी ने एंटर करा है सेल एग्रीमेंट में 30 मार्च को प्रॉपर्टी बेचने के लिए फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 7.5 लाख, जो बुक्स में आ रही है 5.5 की। ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड सेल इज कंप्लीट इन द मंथ ऑफ मई के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड गए हैं, वो खुद ही बता रहा है। हेंस ये क्या बन गया, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। ये था एडजस्टिंग इवेंट और ये था नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कंपनी ने रिसीव करा ड्यूरिंग 18-19 गवर्नमेंट ग्रांट 15 लाख रुपए की, फिर उसको रिफंड का नोटिस आ गया 15 जून को, जिसमें लिखा गया कि 19-20 में आपने वायलेशन करी है। तो वो बता ही रहा है, यानी कि ये एविडेंस दे रहा है कि कंडीशंस 19-20 में ही टूट गई थी। अगर ये 19-20 में ही टूट गई थी तो इसका मतलब 2020 में आपकी ग्रांट रिफंडेबल हो चुकी थी। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट। तो आओ जी देखो जी, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री उन्होंने 2 लाख निकाल रखी है एडजस्टिंग इवेंट करके। इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड एन एडजस्टिंग इवेंट। शुड नॉट बी corresponding financial of 19-20 should not be adjusted for loss occurred due to fire. Risk and reward complete हुआ है मई में, when conveyance possession got completed, no revenue should be recognized with respect to it financial statement 19-20। और बाकी नोटिस जो है रिसीव हुआ है मार्च के अंदर बिफोर जून, अप्रूवल डेट से पहले। एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 19-20 बिकॉज वायलेशन ऑफ कंडीशन टुक प्लेस इन फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर हो चुका था, क्योंकि वो उसी का उसके अंदर लिखा हुआ है, आपके नोटिस के अंदर ही लिखा हुआ है। XYZ लिमिटेड ऑपरेट करता है इस बिजनेस इनटू वेरियस सेगमेंट। फाइनेंशियल ईयर है उसका 31 मार्च 2020 का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई है 15 जून को। फॉलोइंग मटेरियल इवेंट जो है अकर हुए हैं। अब मेजर प्रॉपर्टी जो थी वो आपने बेची, जो 25 लाख रुपए की थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हुआ था 15 मार्च को और सेल कंप्लीट हुई है 15 मई को एट अ प्राइस ऑफ 26,50,000। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर चुके थे तो देयरफॉर रिस्क एंड रिवॉर्ड आप ट्रांसफर कर चुके होगे। हेंस ये क्या बन गया, एडजस्टिंग इवेंट बन गया। 2 अप्रैल को फायर लग गई, कंप्लीटेड डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री, तो ये क्या बन गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। क्लेम फॉर डैमेज 8 मिलियन फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट रिसीव बाय द एंटिटी प्रायर टू द ईयर एंड। डायरेक्टर को लगता है कि बेसलेस है, बट अच्छा ये पेंडिंग में डाल दो भाई, ये आपका कंटिजेंसी से रिलेटेड है। तो पहला इवेंट है नॉन एडजस्टिंग, पहला एडजस्टिंग फिर है नॉन एडजस्टिंग। तो कह रहा है द इफेक्ट ऑफ सेल वुड रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेंट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फिर टी लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप कर चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विटी डिविडेंड अभी छोड़ दो। फिर 5 मार्च 21 को 53,000 कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड बाय कैशियर, दिस फ्रॉड वाज डिटेक्टेड ऑन 26 जून। तो ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि वो बता रहा है कि 5 मार्च को नुकसान हो चुका था। बिल्डिंग डैमेज होगी ड्यू टू अकरेंस ऑफ फायर 23 मई को और लॉस एस्टिमेट है 81 लाख रुपीस का। 31 मार्च 21 की बात कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10 जुलाई को अप्रूव करे। अच्छा, 2 डेट्स ना कभी कभार वो देता है कभी कभार आपको प्रिपरेशन की डेट, कि प्रिपेयर हो गई थी इस दिन, और एक देता है अप्रूवल की डेट। तो भगवान के लिए कंफ्यूज मत हो जाना, आपको अप्रूवल डेट लेनी है। मैंने पूरा डिस्कस करा कि अप्रूवल डेट क्यों लेनी है, तो आपको अप्रूवल डेट लेनी है, ठीक है। चलो चलो जी, तो ये हमने देख लिया कि भाई 23 मई को आग लगी है, हेंस ये एक बन गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फॉर 5 कंपनी उस फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, अप्रूव हुए हैं 15 जून को। आपको ये बताना है ए लिमिटेड ने सोल्ड करा है मेजर प्रॉपर्टी जो इंक्लूड थी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो चुका था 15 मार्च को। सेल कंप्लीट हुआ है बस 15 मई को। कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज का मतलब क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गए ट्रांसफर। क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गए ट्रांसफर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके लिए एडजस्टिंग इवेंट।
ऑन 30 अप्रैल 2023 100%। अच्छा ये डिविडेंड वाला डाल दो पेंडिंग में। मैं पी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर जब चलेंगे तो पी वाले एक ही बार में करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। On 31st of May 2023, mail order activity of C Limited, a retail trading group, was shut down with closure cost amounting to rupees 2.5 million। तो कहता है 31 मई को आपने क्लोज कर दी अपनी एक एक्टिविटी, तो क्लोजर ऑफ बिजनेस नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही होता है। 1 जुलाई 2023 को डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डी लिमिटेड मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइट, द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है इंक्रीज बाय 25%। ये 1 जुलाई को हुआ है और बैलेंस शीट कब अप्रूव हो चुकी थी, 15 जून को। तो ये भी क्या बन गया, ये बन गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फायर हुई है 2 अप्रैल को, कंप्लीटेड डिस्ट्रॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ई लिमिटेड, एक्सपेक्ट दैट लॉस ऑफ 10 मिलियन वुड बी फुली रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। से रिकवर हो जाएगा। 2 अप्रैल को लगी है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट ये आपका बन जाएगा। तो पहला हमारा है एडजस्टिंग, तो ये देखो जी एडजस्टिंग इवेंट। डिविडेंड वाला छोड़ दो, आंसर आप पढ़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सही होंगे। क्या वो कह रहा है, पढ़वा दो जी। डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 30 अप्रैल 2023 ऑफ 3 लाख वुड बी। अच्छा बी लिमिटेड में क्या था भाई, डिविडेंड वाली अभी हमने छोड़ दिया था। 31 मई वाला सी 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 नॉन एडजस्टिंग इवेंट। 1 जुलाई ये तो नॉन ही होगा पक्का, 100% है। नॉन एडजस्टिंग मतलब ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है। आफ्टर द फाइनेंशियल एंड इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ एएस 4। आपको भी यही लिखना है, आपको नॉन एडजस्टिंग नहीं लिखना, आउटसाइड द परव्यू ऑफ एएस 4। ई लिमिटेड 2 अप्रैल 2023 को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ था, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है जी, पढ़वा भी दिए, कहते हैं जी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीक्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 23-24 अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 जुलाई 2024। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, ए सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टाइजमेंट कब फाइल हुई है, 20 अप्रैल को। तो ये क्या बन गया, ये बन गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। टर्म एंड कंडीशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी डिसाइड हो चुका था मार्च में, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जो थे वो ट्रांसफर हो चुके थे, तो देयरफॉर ये क्या बन गया, एडजस्टिंग इवेंट। थेफ्ट ऑफ कैश हुआ था बाई 31 मार्च, डिटेक्ट हुआ है 16 जुलाई को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 जुलाई को अप्रूव हुए थे, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ स्कोप। कंपनी ने सेंड करा है प्रपोजल टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 40 लाख ऑन मार्च 2024। बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी थी, 30 लाख ऑन 31 मार्च। डीड कब रजिस्टर्ड हुई है, 15 अप्रैल को। तो जब डीड रजिस्टर्ड हुई है तभी आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड गए होंगे, हेंस नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मेजर फायर जो थी डैमेज कर दिया है एसेट को फैक्ट्री में 5 अप्रैल को, तो ये भी क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सवाल जो है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग वाले वो कंप्लीट होते हैं। हम बढ़ सकते हैं अगले पड़ाव की तरफ जो है कंटिंजेंसी। बट बहुत सारे बच्चे मुझसे ब्रेक मांग रहे हैं, तो ठीक है आप लोग ब्रेक ले लो। मिलते हैं आपसे क्विक ब्रेक के बाद, अपना कंटिंजेंसी और बैलेंस पोर्शन जो है वो करके चलेंगे। एक क्विक ब्रेक, देन उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, एक बार साउंड चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे जिसका नाम है कंटिंजेंसी। तो हमने कहा था कि भाई AS4 कंटिंजेंसीज और इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इनके साथ डील करता है। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हमने कर लिया, कंटिंजेंसी जो है अब हम करने जा रहे हैं। तो कंटिंजेंसीज का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही कंटिंजेंसी है जिसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील करता है, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो ना, अगर कल को कोई शादी ब्याह में आपसे पूछ ले, आप गए हो और पूछ रहे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते फिरते हो, ये बताओ ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा कहाँ है कि बनाना होता है, ये सब ऐसे ही बनाए जा रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी पे। तो कहना यहाँ लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में लिखा है कि उसको बनाना होता है, एग्जैक्टली नहीं लिखा हो, मैं समझाऊंगा कैसे लिखा हुआ है। तो सिर्फ कंटिंजेंसी जो AS4 के हाथ में रह गई है वो है, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बाकी की सारी कंटिंजेंसी किसके पास है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के पास। किसके पास है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। ये भी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे।
अब बस इस लाइन को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह ही पढ़ना कि कंटिजेंसी वो कंडीशंस और सिचुएशंस हैं जिनका अल्टीमेट आउटकम या तो गेन होगा या लॉस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में लॉस ही होता है। जो कब पता चलेंगी, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अभी पता नहीं है, अभी लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, अभी लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, एक्चुअली में डूबा नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं आई है ना इवेंट की। तो अभी लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, यानी कि आउटकम क्या है, आउटकम या तो गेन है या लॉस है। कब पता चलेगा कि जब अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट होगा तो पता चलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी। कंटिजेंसी से लॉस भी हो सकता है, कंटिजेंसी से गेन भी हो सकता है। कंटिजेंसी से अगर आपको गेन हो रहा है तो कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। कंटिजेंसी गेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि आपको लॉस हो रहा है, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको कंटिजेंट लॉस पे कंटिजेंसी का प्रोविजन बनाना होता है। प्रोविजन क्या है, आपको एक्सपेक्टेड आउटकम कि भाई कितना लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, उसका प्रोविजन बनाना होता है। प्रोविजन जजमेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कितने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। और कंटिजेंसी द प्रूडेंट टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब है प्रोविजन बनाना। इसका मतलब क्या है, प्रोविजन बनाना, इसका मतलब है प्रोविजन बनाना। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द अमाउंट देन डिस्क्लोजर इज मेड। अगर आपसे नहीं हो रहा कि भाई कि कितना अमाउंट निकलना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको डिस्क्लोजर देना होता है कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ लगता है कि कुछ कांड हो चुका है। फिर आप कैसे अमाउंट निकालोगे, तो भाई साहब अगर वो प्रोबेबल लॉस है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 50% है, तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन 55 से ज्यादा है लेकिन 49 तक है, तो मतलब रीजनेबल लॉस है, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है बाय वे ऑफ नोट। और अगर रिमोट है, लेस देन 5% है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये ट्रीटमेंट है कंटिजेंसी लॉस का। अच्छा, obligation arising from discounting of bill of exchange, similar obligation undertaken by is disclosed in the financial statement by way of note। वो कहते हैं कि अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हो तो वो हमेशा नोट के थ्रू ही दिखाई देती है। ठीक, एनीवे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट था कि भाई कब आपको प्रोवाइड करना है और कंटिजेंसी क्या होती है। कंटिजेंसी के बाद एक पॉइंट है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड का। तो प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए थोड़ी सी स्टोरी सुनो। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या है ना दोस्त, कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। इस ईयर आप प्रॉफिट कमाते हो और डिविडेंड देते हो, यही काम होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल बनती है और बोर्ड मीटिंग होती है और अप्रूवल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं डिविडेंड, ये सब आप लॉ में भी पढ़ोगे। और यहां पर आकर एजीएम होती है और एजीएम में डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर होता है। एजीएम के अंदर डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर होता है। दिस इज द प्रोसेस। पहले क्या होता था, 2017 में हम प्रपोज्ड डिविडेंड को लाइबिलिटी मानते थे और एडजस्टिंग इवेंट की तरह यहां पर लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते थे। बट अब अमेंडमेंट आ गई थी 2017 के अंदर। ऑल्दो ये सब बातें आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि चीजें याद रहती हैं। 2017 में अमेंडमेंट आई, उससे क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ, ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया। और क्या बोल दिया गया, ये बोला गया कि भाई एक्चुअली में डिविडेंड की लायबिलिटी कब आती है, जब एजीएम होती है। जब एजीएम होती है तो डिविडेंड की लायबिलिटी आती है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, लॉ के हिसाब से अगर बोर्ड ने 10% डिक्लेयर करा है तो एजीएम में हो सकता है वो कहते हैं कि कोई डिविडेंड नहीं देना, 0% दोगे। लेकिन अगर बोर्ड ने 10% डिक्लेयर करा है तो मैक्सिमम डिविडेंड 10 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये उसको कम कर सकते हैं। इसका मतलब जब ये डिविडेंड प्रपोज हुआ
तो अभी भी इसके चांसेस थे कि ये जीरो हो सकता है एजीएम में। तो इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब डिक्लेयर करा तो वो लाइबिलिटी था ही नहीं, क्योंकि वो जीरो हो सकता है। एक्चुअली में वो लाइबिलिटी कब बना, जब एजीएम हुई वो तब लाइबिलिटी बना। और अगर वो अब लाइबिलिटी बना तो जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद बना, तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि प्रपोज डिविडेंड एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रपोज डिविडेंड जब आप करते हो, ये सब भूल जाओ 2017-18। प्रपोज डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हो, लॉ क्या कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, एजीएम के अंदर डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद विद इन 7 डेज वो पे होगा। ये कहता है लॉ आपका। जब इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज करा, तब लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि एजीएम में शेयर होल्डर चाहे तो जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी आई नहीं एक्चुअली में, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं 10% देंगे, शेयर होल्डर कह रहे हैं हम नहीं दे रहे डिविडेंड, तो ये लाइबिलिटी बनी नहीं। लाइबिलिटी एक्चुअली में कब बनी, जब शेयर होल्डर ने बोल दिया कि हाँ दे देंगे 10%, तो विद इन 7 डेज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यानी कि लाइबिलिटी कब बनी, जब एजीएम में डिक्लेयर हुआ। तो क्योंकि वो लाइबिलिटी ही नहीं थी, तो यहाँ पे एडजस्ट करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोल दिया। ये दो छोटे छोटे मेरे पॉइंट थे जो मेरे को आपको बताने थे। आओ जरा पेंडिंग वाले क्वेश्चन एक बार देख लें। तो एक लीगल सूट है जो कंपनी के अगेंस्ट फाइल हो रखा है, कंपनी ने फाइल करा अगेंस्ट डेटर, जिससे उसको 15 लाख रुपए लेने हैं और 31 मार्च 2001। द चांस ऑफ रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड एंड लीगल ओपिनियन गिवन बाय द काउंसिल ऑन 1 अप्रैल 2001। क्या कंपनी को फुल अमाउंट प्रोवाइड कर देना चाहिए? हाँ भाई, वो साफ साफ कह रहे हैं चांसेस है ही नहीं, तो हाँ जी फुल अमाउंट आप प्रोवाइड कर दो। और क्या कहते हैं, क्योंकि आपके जीतने के, आपको पैसे मिलने के चांसेस है नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा, तो देयरफॉर कंटीजेंसीज के हिसाब से आपको प्रोवाइड फॉर कर देना चाहिए। और बताओ हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था। वाई लिमिटेड हैज बुक डेट has a doubt over recoverability of some of the book debt, the amount that cannot be recovered is not quantifiable। वो अभी quantifiable नहीं है, तो thus why limited opinion that provision for doubtful debt should not be created। why limited create provision of certain other expense on estimated basis। तो भाई साहब वो गलत कह रहा है। quantifiable नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि quantifiable बनाओ, उसको estimated basis पे निकालो कि भाई कितना आपको लग रहा है कि अमाउंट डूब जाएगा, और अपना प्रोविजन जो है वो बना करके चलो। हाँ, अगर आप अमाउंट नहीं निकाल पा रहे तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बट स्टिल आपको यहाँ पे क्या बताना है कि भाई साहब आपको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अमाउंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ न्यू ग्राफिक्स लिमिटेड इन इट्स बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2017 कंसीडर एंड अप्रूव ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, और रिकमेंड करता है डिविडेंड 2 पर इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड इफ अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द फोर्थकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 18 जून 2017। मेंबर्स ने कब अप्रूव करा? 18 जून को। बोर्ड ने कर दिया था पहले ही प्रपोज। तो प्रपोज डिविडेंड इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना। नो प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बतानी भूल गया प्रपोज डिविडेंड के लिए, वो ये कि सच डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी बट सच डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट, जो शेड्यूल 3 ये हम करेंगे। शेड्यूल 3 हमारे कोर्स में है, ये हम करेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि नोट्स टू अकाउंट्स में शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपको डिस्क्लोजर देना होता है। तो इसलिए यहां पे आप क्या लिखोगे कि भाई साहब प्रोविजन नहीं बनेगा, लेकिन सच प्रपोज्ड डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई जरूरी नहीं है लिखना शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। ना याद रहे तो आप सिंपल ये लाइन भी लिख सकते हो कि भाई साहब कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा, आपको उस प्रपोज्ड डिविडेंड को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। और ये वाला, a claim for damage for 8 million for breach of patent has been received by the entity prior to year end, it is director opinion backed by the legal advice that claim will ultimately prove baseless। तो अगर उन्हें बेसलेस लग रहा है, यानी कि चांसेस क्या है, रिमोट हैं, तो आप कुछ भी मत करो। लेकिन अगर चांसेस लग रहे हैं, रीजनेबल है, तो आप फिर नोट एक नोट्स टू अकाउंट में नोट दे दो, और अगर प्रोबेबल लॉस है तो उसका प्रोविजन बना दो। यही बात यहाँ पर इस सी पार्ट के अंदर लिखी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस क्लेम अगेंस्ट द प्रोविडेंट विल नॉट सक्सीड, दस 8 मिलियन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि प्रोविजन नहीं बनाएंगे इन द अकाउंट, बट शुड बी डिस्क्लोज बाय मींस ऑफ अ कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब नोट। जब मैं AS 29 पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको कंटीजेंट लायबिलिटी और क्लियर हो जाएगा विद फुल डिटेल ऑफ द फैक्ट। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर लीगल फीस, वो कह रहे हैं जो लीगल फीस है उसका तो प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा।
30 अप्रैल को 100% सब्सिडियरी डिक्लेयर करता है डिविडेंड 3 लाख रुपए का ओन शेयर पे, तो इस पे आपको कुछ भी नहीं करना, डिक्लेयर करा है। प्रपोज डिविडेंड की कोई लायबिलिटी नहीं होती, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की लायबिलिटी होती है जब एजीएम में होता है। तो डिक्लेरेशन जो 30 अप्रैल को करा है वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिस्टिंग इवेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन इसको आपको वो करना होगा, क्या कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना होगा। अच्छा वो ये बात AS9 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रहा है, वो कहता है AS9 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताओ। तो अभी ना ये थोड़ा मिक्स हो गया स्टैंडर्ड का। AS9 ना रेवेन्यू के साथ डील करता है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। वो कहता है कि जब आपके पास राइट आ जाए डिविडेंड का किसी, तो ही आप अपनी इनकम मानोगे, ये तक कुछ पॉइंट है AS29 और AS9 से रिलेटेड। तो जब वो कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं तब भी आपको ये क्वेश्चंस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि भाई साहब AS9 रेवेन्यू के साथ डील करता है कि आप कब अपना रेवेन्यू बुक करते हो। आप एंट्री डालते हो ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वो एंट्री कब डालते हो वो ये बताता है। मैंने आपको बताया ना, अब एंट्री डालने वाला दिन गए, अब ये बताना है कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो ये स्टैंडर्ड बताता है। तो वो कहता है कि जब आपके पास राइट आ जाता है तो आप इनकम को जो क्या कहते हैं, अपनी इनकम, डिविडेंड को इनकम दिखाते हो। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर कंपनी की यहाँ पे लायबिलिटी ही नहीं है तो आपके पास राइट कैसा? क्या आप कंपनी से जाके मांग सकते हो कि डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज करा, लाओ मेरे पैसे? नहीं मांग सकते। लेकिन जब यहाँ डिक्लेयर हो जाएगा और 7 डेज में आपके पास पेमेंट नहीं आएगी तो आप कंपनी को घसीट के कोर्ट में लेके जा सकते हो कि मेरे डिविडेंड के पैसे नहीं आए। तो वहां आपके पास राइट कब आया? आपके पास राइट आया एजीएम में डिक्लेयर होने के बाद, ना कि प्रपोज होने के बाद। तो यही बात ना यहाँ पर भी लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड नो कंडीशन, ठीक है। फर्दर एज पर AS9 राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन डिक्लेयर्ड एंड नॉट बिफोर दैट। तो ये वाली लाइन यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म। तो दिस इज इट, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमने एक ही क्लास में कर लिया। नोट्स वगैरह हम बना के लेकर आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पीडीएफ नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं ही, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप अपना जो एग्जांपल्स हैं वो सब निकाल सकते हो। इसके अंदर हमने क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो भी बताया है। थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है, इजी स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, छोटा ही स्टैंडर्ड उठाएंगे, उसके अंदर भी ये कहते हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड उठा लेते हैं, जिससे थोड़ा मोनोटोनस चीजें हो रही हैं, थ्योरी पढ़ के परेशान हो रहे हैं। तो अगर कहोगे तो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, कल की क्लास के अंदर। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।